जब रूस ने 2022 में यूक्रेन पर अटैक किया तो वेस्टर्न मीडिया का ख्याल था कि वो जो रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं वो उसे बहुत जल्द घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगी। CNN, BBC और दूसरे न्यूज चैनल्स की ये हेडलाइंस थी कि रूस की इकोनॉमी चंद दिनों में बर्बाद हो जाएगी और पुतिन के पास पीछे हटने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। लेकिन आज 3 साल गुजरने के बावजूद रशिया न सिर्फ अपनी जगह डटा हुआ है बल्कि उसकी इकोनॉमी पहले से भी ज्यादा मजबूत है। 2023 में रशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 3.6% थी और 2024 में यह ग्रोथ 4.1% तक पहुंच गई। अनएम्प्लॉयमेंट रशिया की हिस्ट्री की सबसे कम सतह पर आ गई है और इतनी सैंक्शंस के बावजूद रशिया ने 2024 में अपना ओनेल और गैस बेचकर $220 अरब से भी ज्यादा कमाया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन और पूरे वेस्ट के खिलाफ 3 साल तक अकेले लड़ने के बावजूद रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने तो यूक्रेन की ईस्टर्न और सदर्न साइड पर भी कब्जा कर लिया है। बड़े बड़े दावे करने वाले नेटो लीडर्स आज सर जोड़कर बैठे हैं कि उनकी कंबाइंड इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के बावजूद वो रशिया को क्यों नहीं रोक पाए और कैसे रशिया ने अकेले पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को शिकस्त दे दी है। लेकिन आखिर यह सब हुआ कैसे? इतनी पाबंदियों के बावजूद भी रशिया की इकोनॉमी को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? आज की वीडियो में हम रशिया की उन स्ट्रेटजीज को डिस्कस करने वाले हैं जिन्होंने दुनिया के पावरफुल तरीन मुल्कों को भी चकरा कर रख दिया है और यही स्ट्रेटजीज शायद रशिया को दोबारा वर्ल्ड सुपर पावर भी बनाने वाली है। यहाँ मैं एक बार फिर आप लोगों को रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे न सिर्फ हमारी वीडियोस की रीच ज्यादा होती है बल्कि हमें मजीद ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन भी मिलती है। आज रशिया जहाँ खड़ा है उसको समझने के लिए हमें थोड़ा माजी में जाना होगा। रूस पर सैंक्शंस कोई नई बात नहीं है। 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया पर कब्जा किया था तब से वेस्टर्न कंट्रीज रूस पर सैंक्शंस लगा रहे हैं ताकि उसकी इकोनॉमी को डैमेज करके उसे दुनिया में अकेला कर सकें। शुरू में तो इन सैंक्शंस ने रशियन इकोनॉमी को थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचाया और रूबल की वैल्यू भी गिर गई। लेकिन फिर फरवरी 2022 में एक टर्निंग पॉइंट आया जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। इस अटैक के जवाब में वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर मदर ऑन फोनल सैंक्शंस लगा दी। अमेरिका, यूरोप, यूके, कनाडा और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज ने रशियन बैंक्स को ब्लॉक कर दिया और रशिया के यूरोप में पड़े $300 बिलियन के रिजर्व्स भी फ्रीज कर दिए गए। फिर इससे भी एक कदम आगे जाकर वेस्ट ने रशिया के एनर्जी सेक्टर्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। अमेरिका ने रशियन ओनियल, गैस और कोल की इंपोर्ट पर बैन लगा दिया और इसी को देखते हुए यूरोप ने भी रशिया से ओनियल और गैस की इंपोर्ट कम करना शुरू कर दी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरोप की 40% एनर्जी सप्लाई रशिया से आ रही थी। तो शुरू में तो इन सैंक्शंस का रशिया पर अच्छा खासा असर पड़ा। ओनियल की प्राइस $130 पर बैरल से भी ऊपर चली गई। रशियन रूबल कोलैप्स कर गया और रशिया में हर तरफ पैनिक फैल गई। सब एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट करने लगे कि अब बस रशिया कोलैप्स करने वाला है। यूरोपीय कमीशन के प्रेसिडेंट ने भी कहा कि रशिया यह सैंक्शंस नहीं सह पाएगा। सारा वेस्टर्न मीडिया भी यह प्रेडिक्ट कर रहा था कि रशियन इकोनॉमी बस चंद महीनों में कोलैप्स करने वाली है। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। रूस कमजोर होने के बजाय बहुत तेजी से अडॉप्ट करने लगा। उसकी इकोनॉमी नीचे जाने के बजाय ऊपर जाने लगी और यहीं पर सबके दिमाग में यह सवाल आने लगा कि आखिर रशिया ने इतनी जल्दी अपनी इकोनॉमी को उठाया कैसे है। ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज थी जिन्होंने सारी वेस्टर्न प्रेडिक्शंस को गलत साबित कर दिया था? तो चलिए एक एक करके इन सब स्ट्रेटजीज को समझते हैं। रशिया की इकोनॉमी सक्सेस में सबसे बड़ा फैक्टर था एनर्जी एक्सपोर्ट्स। रशिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओनियल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है। जब यूरोप और अमेरिका ने रशियन ओनियल को बैन किया तो रशिया ने बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटजी अपनाई। उसने यूरोप से हटकर एशियन मार्केट, स्पेशली चाइना और इंडिया को ओनियल और गैस सप्लाई करना शुरू कर दिया। इन कंट्रीज को बड़े बड़े डिस्काउंट्स और डील्स दी गई और इसी का नतीजा यह हुआ कि 2024 में चाइना और रशिया का ट्रेड 240 बिलियन तक पहुंच गया। इंडिया, जो पहले रशिया से बहुत कम ओनियल इंपोर्ट करता था, इट हैड नाउ बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट बेयरर्स ऑन रशियन ओनियल। 2022 में इंडिया की रशिया से ओनियल इंपोर्ट्स 0 थी, लेकिन 2024 में वो 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे पर पहुंच चुकी थी। इसी दौरान रूस ने एक और बहुत जबरदस्त टैक्टिक भी यूज किया और वह था शैडो फ्लीट बनाना। यह एक ऐसा खुफिया समुद्री बेड़ा था जिसमें 400 से ज्यादा ओनियल टैंकर्स थे और यह वेस्टर्न सैंक्शंस की पकड़ से बाहर थे। असल में शैडो फ्लीट एक खुफिया शिपिंग नेटवर्क होता है जिसमें ज्यादातर ओनियल टैंकर्स होते हैं। यह ओनियल टैंकर्स आम शिपिंग कंपनीज के बजाय ऐसी गुमनाम या छोटी कंपनियों के जरिए चलाए जाते हैं
जिन पर वेस्टर्न लॉज या सैंक्शन अप्लाई नहीं होते। यह ओनियल टैंकर्स ज्यादातर ऐसे मुल्कों में रजिस्टर्ड होते हैं जहां लॉज रिलैक्स्ड होते हैं और इस तरह कंपनी के असल मालिक की इंफॉर्मेशन छुपाना आसान होता है। अब क्योंकि यह ओनियल टैंकर्स फेक ऑनर्स के नाम पर काम कर रहे होते हैं, तो इन टैंकर्स के पीछे कौन सा मुल्क है उसे ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। और फिर ऊपर से यह टैंकर्स अपना जीपीएस भी बंद कर देते हैं, जिससे यह पता करना बहुत मुश्किल होता है कि यह कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। जब यह ओनियल टैंकर्स रशियन पोर्ट से निकलते हैं तो बार बार अपना रूट बदलते हैं ताकि इन्हें कोई ट्रैक ना कर ले। फिर किसी एक फिक्स पॉइंट पर आकर यह तेल दूसरे टैंकर्स में शिफ्ट करते हैं और फिर वह टैंकर यह तेल लेकर दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में जाते हैं और इस तरह वेस्टर्न कंट्रीज को शक भी नहीं होता कि यह तेल रूस से आ रहा है। इन्हीं शैडो फ्लीट्स के जरिए रूस बहुत बड़ी क्वांटिटी में अपना तेल चीन, इंडिया, टर्की और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज तक पहुंचा रहा है। इसी स्ट्रेटजी की वजह से वेस्टर्न सैंक्शंस का रूस के एनर्जी सेक्टर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने तो 2024 में इन एनर्जी एक्सपोर्ट से $20 बिलियन भी कमाए। इसी तरह यूक्रेन वॉर में रूस ने अपनी पूरी इकोनॉमी को जंगी हालात के मुताबिक ढाल लिया। इस कॉन्सेप्ट को वॉर इकोनॉमी कहा जाता है। वॉर इकोनॉमी उस वक्त बनती है जब कोई मुल्क जंग के दौरान अपनी मिलिट्री प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बहुत तेजी से बढ़ा देता है ताकि जंग की जरूरतों को पूरा किया जा सके। यूक्रेन पर अटैक करने के बाद रूस ने अपना डिफेंस बजट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। इस बजट से हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां, मिलिट्री गाड़ियां, टैंक और गोला बारूद तैयार किए गए। 2024 तक रूस का डिफेंस बजट $132 बिलियन तक पहुंच चुका था, जो कि रूस की जीडीपी का 6% है। इतना बड़ा डिफेंस बजट रूस के लिए एक तरह का इकोनॉमिक बूस्ट बन गया। हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां बनने लगी, लोगों को रोजगार मिलने लगा। स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी से जुड़ी इंडस्ट्रीज में भी बूस्ट आने लगा, क्योंकि हथियार बनाने के लिए इन सब चीजों की जरूरत होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होने लगा कि जो चीजें रूस पहले बाहर से इंपोर्ट करता था, वो अब उसकी फैक्ट्रियां खुद बना रही थी। सैंक्शंस की वजह से उसे जिन हथियारों से हाथ धोना पड़ा था, वो अब उसकी लोकल फैक्ट्रियां बना रही थी। इसका सबसे ज्यादा असर बेरोजगारी पर पड़ा। नई फैक्ट्रियां बनने की वजह से हजारों लोगों को नौकरियां मिली और 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट रूस की हिस्ट्री के रिकॉर्ड लो लेवल पर आ चुका था। वॉर इकोनॉमी की वजह से रूस में लाखों लोगों को रोजगार मिला। पूरे मुल्क में फैक्ट्रियां, फार्म्स और बिजनेसेस फैलने लगे ताकि बढ़ती हुई डिमांड को पूरा किया जा सके। इसी दौरान रशियन गवर्नमेंट ने कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर दिए, जैसे कि नई रोड्स बनाई गई, नई रेलवे लाइंस बिछाई गई, नए एयरपोर्ट्स और नए फौजी अड्डे भी बनाए गए। इन प्रोजेक्ट्स की वजह से लोकल इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला और उधर भी बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ग्रे एरिया था जिसे हम वीडियो में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। जैसे कि कई इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि अगर आप बहुत ज्यादा मिलिट्री बजट और लोकल प्रोडक्शन पर रिलाई करो तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि इन्फ्लेशन हो जाएगी और इनोवेशन बंद हो जाएगी। लेकिन अभी तक तो वेस्टर्न सैंक्शंस के बावजूद रूस की यह स्ट्रेटजी हैरानक तौर पर कामयाब रही है। इसी तरह जब वेस्टर्न कंट्रीज ने 2022 में रूस पर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाई, तो उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यह था कि रूस को अमेरिकन डॉलर इस्तेमाल करने से रोक दें। अब क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे ज्यादा डॉलर ही यूज होता है, तो इससे रूस को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन रूस ने इन सैंक्शंस का जवाब एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी से दिया, जिसे डीडॉलराइजेशन कहते हैं। डॉलर में ट्रेड करने के बजाय रूस ने दूसरी करेंसी जैसे कि चाइनीज युआन, इंडियन रुपीस, टर्किश लेरा और यहां तक कि सोने जैसी कीमती धातुओं को यूज करना शुरू कर दिया। डॉलर से छुटकारा पाने की स्ट्रेटजी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था चीन के साथ युआन में ट्रेड करना। 2024 तक रूस और चीन के बीच तकरीबन आधा ट्रेड अमेरिकन डॉलर्स के बगैर हो रहा था। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 2024 में यह ट्रेड 240 बिलियन क्रॉस कर चुका था और अब यह सारा ट्रेड युआन और रूबल्स में हो रहा था। इसी तरह डॉलर्स न यूज करके इन दोनों मुल्कों ने वेस्टर्न सैंक्शंस को आसानी से बाईपास कर दिया। इसी तरह इंडिया भी रूस की डीडॉलराइजेशन स्ट्रेटजी का एक अहम पार्टनर बन गया है। 2022 से पहले इंडिया और रूस के बीच इंडियन रूपी में ट्रेड ना होने के बराबर था, मगर 2024 में इंडिया अरबों डॉलर का तेल और गैस इंडियन रूपी में रूस से खरीद रहा था। रूस और इंडिया ने आपस में डायरेक्ट पेमेंट चैनल सेटअप कर लिए।
जिसकी वजह से उन्हें वेस्टर्न बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर बिल्कुल भी रिलाई नहीं करना पड़ा। इसी तरह रूस ने गोल्ड को भी एक सेफ अल्टरनेट के तौर पर यूज करने के लिए जमा करना शुरू कर दिया और 2024 के एंड तक रूस के पास 2400 टन गोल्ड के रिजर्व्स पड़े हुए थे। इस तरह रूस की डीडॉलराइजेशन स्ट्रेटजी ने न सिर्फ वेस्टर्न सैंक्शंस के असरात को बहुत कम कर दिया, बल्कि बाकी मुल्कों को भी ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या वाकई डॉलर पर इतना रिलाई करना चाहिए। और यहीं पर एंट्री होती है ब्रिक्स की। जब रूस ने डीडॉलराइजेशन की कैंपेन शुरू की, दुनिया में इकोनॉमिक पावर का बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। वेस्ट, जो ग्लोबल मामलों में हमेशा से डोमिनेंट रहा है, अब ईस्ट से चैलेंज फेस कर रहा है। इस शिफ्ट के सेंटर में है ब्रिक्स, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इमर्जिंग इकोनॉमीज का ये ब्लॉक दुनिया की पॉपुलेशन, लैंड मास और रिसोर्सेज का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन रिप्रेजेंट करता है। ब्रिक्स 2009 में बना था, जिसका गोल था एक ज्यादा इक्विटेबल और मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना। मेंबर स्टेट्स यूएस और उसके एलाइज के इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करना चाहते थे। उनका एम था डेवलपिंग नेशंस के बीच कोऑपरेशन को प्रमोट करना और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म लाना। रिसेंट ईयर्स में ब्रिक्स और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो गया है। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और उसके बाद रशिया पर वेस्ट के सैंक्शंस ने इस ब्लॉक के राइज को और तेज कर दिया है। ब्रिक्स नेशंस ने रशिया को कंडेम करने के प्रेशर का ज्यादातर विरोध किया है। इसकी बजाय उन्होंने इकोनॉमिक टाइज को डीपन करने और ट्रेड और फाइनेंस के लिए ऑल्टरनेटिव एवेन्यूज प्रोवाइड करने की कोशिश की है। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर वेस्ट के रिस्पांस ने, खासकर रशिया पर सैंक्शंस लगाने ने अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस पैदा किए हैं। रशिया को आइसोलेट करने की बजाय इन मेजर्स ने उसे ब्रिक्स के और करीब धकेल दिया है। इससे ब्लॉक का रिजॉल्व और मजबूत हुआ है कि वो एक पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम बनाए जो वेस्ट पर डिपेंडेंस कम करे। रशिया और ब्रिक्स नेशंस के बीच ट्रेड वेस्टर्न सैंक्शंस लगने के बाद से काफी बेअराज गया है। 2024 में टोटल ट्रेड वॉल्यूम $300 बिलियन तक पहुंच गया, जो प्री सैंक्शन लेवल से भी ज्यादा है। इस इंक्रीज के पीछे कई फैक्टर्स हैं, जिनमें रशिया की नए मार्केट्स की जरूरत और ब्रिक्स की यूएस डॉलर पर रिलायंस कम करने की चाहत शामिल है। ब्रिक्स नेशंस ने रशिया को क्रूशियल फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स ने 2015 में एस्टैब्लिश किया था, फंडिंग का एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया है। एनडीबी ने रशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन्स अप्रूव किए हैं, जिससे वेस्टर्न सैंक्शंस के इम्पैक्ट को कम करने में मदद मिली है। ब्रिक्स के अंदर सबसे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स में से एक है ट्रेड और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए लोकल करेंसीज का बढ़ता यूज। यूएस डॉलर से दूर जाने का ये मूव यूएस फाइनेंशियल सिस्टम पर डिपेंडेंस कम करने और फ्यूचर सैंक्शंस के इम्पैक्ट को मिटिगेट करने की चाहत से ड्रिवन है। रशिया खास तौर पर अपने इंटरनेशनल ट्रेड में रूबल और दूसरे लोकल करेंसीज के यूज को एक्टिवली प्रमोट कर रहा है। चाइना, इंडिया और दूसरे कंट्रीज के साथ बिलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट से इसे फैसिलिटेट किया गया है। लोकल करेंसीज की तरफ शिफ्ट एनडीबी के ऑपरेशंस में भी दिख रहा है। बैंक ने लोकल करेंसीज में बॉन्ड्स इश्यू करना शुरू कर दिया है, जिसमें चाइनीज, युएन और साउथ अफ्रीकन रैंड भी शामिल हैं। इसे एक ज्यादा डाइवर्सिफाइड और रिसिलिएंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम बनाने की तरफ एक स्टेप माना जा रहा है। ब्रिक्स के अंदर शायद सबसे एम्बिशियस प्रपोजल एक कॉमन करेंसी बनाने का है। हालांकि अभी ये डिस्कशन के अर्ली स्टेजेस में है, लेकिन इस आइडिया ने ट्रैक्शन गेन किया है यूएस डॉलर पर रिलायंस और कम करने और ब्लॉक की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी बढ़ाने के तरीके के रूप में। ब्रिक्स से कॉमन करेंसी के ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस होंगे। ये पोटेंशियली यूएस डॉलर के वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी होने को चैलेंज कर सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और जियोपॉलिटिकल पावर पर इसके सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस होंगे। हालांकि ब्रिक्स कॉमन करेंसी के रियलिटी बनने से पहले कई चैलेंजेस ओवरकम करने होंगे। इनमें मेंबर स्टेट्स के बीच इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, एक रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की जरूरत और वेस्ट की तरफ से पोटेंशियल रेजिस्टेंस शामिल है। सेक्शन 5, रशिया ने मुश्किलों का सामना किया। अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शंस का सामना करने के बावजूद रशिया ने रिमार्केबल इकोनॉमिक रेजिलियंस दिखाई है। अपनी स्ट्रॉन्ग फिस्कल पोजीशन और प्रूडेंट मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट की वजह से देश एक फुल ब्लोन फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने में कामयाब रहा है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में लो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट डेट और सिग्निफिकेंट फॉरेन करेंसी रिजर्व्स के साथ एंटर हुआ था। इसने एक्सटर्नल शॉक्स के खिलाफ एक बफर प्रोवाइड किया
और गवर्नमेंट को इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए काउंटर सिक्लिकल मेजर्स इंप्लीमेंट करने की अनुमति दी। इसके अलावा रशिया को हाई एनर्जी प्राइसेस, खासकर ऑयल और गैस से फायदा हुआ है। इसने एक्सपोर्ट रेवेन्यूज को बूस्ट किया है और इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स पर सैंक्शंस के इम्पैक्ट को ऑफसेट करने में मदद की है। सेक्शन 6, ग्लोबल इन्फ्लुएंस का विस्तार। ब्रिक्स ब्लॉक रुका नहीं है। रिसेंट ईयर्स में ग्रुप ने अपनी मेंबरशिप एक्सपैंड की है और दूसरे कंट्रीज और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑपरेशन को डीपन किया है। ये डेवलपिंग नेशंस के बीच ग्लोबल अफेयर्स में ज्यादा से रखने की ग्रोइंग डिजायर को रिफ्लेक्ट करता है। 24 में ब्रिक्स ने 6 नए मेंबर्स का स्वागत किया। ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट, इथियोपिया और अर्जेंटीना। इस एक्सपेंशन ने दुनिया के कुछ सबसे बड़े एनर्जी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को एक साथ लाया है, जिससे ब्लॉक के इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल क्लाउड को और बढ़ावा मिला है। ब्रिक्स ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जैसे दूसरे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी टाइज मजबूत किए हैं। ये मल्टीपोलैरिटी की तरफ एक ब्रॉडर ट्रेंड का हिस्सा है, जिसमें दुनिया भर में पावर के अलग अलग सेंटर्स इमर्ज हो रहे हैं। सेक्शन 7, ग्लोबल पावर में बदलाव। ब्रिक्स का राइज और उसके मेंबर स्टेट्स का ग्रोइंग असर्टिवनेस शिफ्टिंग ग्लोबल पावर बैलेंस के क्लियर साइंस हैं। यूएस के नेतृत्व वाला वेस्ट अब इंटरनेशनल अफेयर्स का सोल आर्बिटर नहीं रहा। यह शिफ्ट कई फैक्टर से ड्रिवन हो रहा है, जिसमें इमर्जिंग मार्केट्स की रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में डिक्लाइन और क्लाइमेट चेंज और पैंडेमिक्स जैसे नए ग्लोबल चैलेंजेस का इमर्जेंस शामिल है। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने इस ट्रेंड को एक्सेलरेट किया है। वेस्टर्न पावर की लिमिटेशंस और मौजूदा ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए दूसरे कंट्रीज की विलिंगनेस को एक्सपोज किया है। सेक्शन 8, आगे की चुनौतियां। अपने ग्रोइंग इन्फ्लुएंस के बावजूद ब्रिक्स कई चैलेंजेस फेस कर रहा है। इंटरनल डिविजन्स, मेंबर स्टेट्स के बीच इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और एक क्लियर कॉमन एजेंडा की कमी ब्लॉक की प्रोग्रेस को हिंडर कर सकती है। रशिया के लिए आगे का रास्ता अनिश्चितताओं से भरा है। देश को वेस्टर्न सैंक्शंस, टेक्नोलॉजिकल आइसोलेशन और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की लॉन्ग टर्म कॉस्ट से कंटिन्यूड इकोनॉमिक प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा ब्रिक्स की सक्सेस एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को नेविगेट करने और अपनी डाइवर्स मेंबरशिप के बीच कंसेंसस बिल्ड करने की उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करेगी। सेक्शन 9, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर। ब्रिक्स का राइज 21वीं सदी का एक डिफाइनिंग फीचर है। ब्लॉक का इमर्जेंस ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर में एक प्रोफाउंड शिफ्ट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज वर्ल्ड स्टेज पर ज्यादा वॉइस की डिमांड कर रहे हैं। ब्रिक्स एग्जिस्टिंग ग्लोबल ऑर्डर को सक्सेसफुली चैलेंज कर पाएगा और एक ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड बना पाएगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि एक बात तो पक्की है, दुनिया एक नए एरा की शुरुआत देख रही है, एक ऐसा एरा जिसमें वेस्ट अब अपने डोमिनेंस को ग्रांटेड नहीं ले सकता।